नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो सीरीज़ तैयार की जा रही है मेरे द्वारा वो आपको पसंद आ रही होगी। अब हम एक परिवार की तरह काम करते हुए नज़र आएंगे। ये चैनल मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी चैनल है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी कंटेंट आपके भाई, दोस्त या बेटे द्वारा जो भी दिया जा रहा है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी है तो मुझे आप अपने दोस्त की तरह, बेटे की तरह गाइड करते हुए नज़र आएंगे। तो लास्ट में जो कंटेंट डिलीवर किया था वो हमने एसिड्स के ऊपर छोड़ा था। उसमें एसिड्स के कंटेंट को एक बार फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन डेप्थ के अंदर चला जाता है तो हमेशा कंटेंट को शुरू करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें फिर से मौजूद हैं उसी हंसी मजाक के अंदाज के साथ। वो 4 लाइनें क्या कहती है? अब की बार जो 4 लाइनें लिखी गई हैं वो कुंवारे लोगों के लिए लिखी गई है। भाई हमेशा शादीशुदा का ही क्या किया जाता है, ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। तो अब की बार देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की, जो व्यक्ति कुंवारा है, उसके ऊपर भी आप क्या तंज कर सकते हो। ध्यान से सुनना है, क्योंकि कुंवारे व्यक्ति शादीशुदा पे तो बहुत तंज करते हैं। तो ध्यान से सुनना है। माना जल्दबाजी में शादी करके जीवन बिगाड़ लोगे। क्या कह रहा है भाई? माना जल्दबाजी में शादी करके जीवन बिगाड़ लोगे, मगर सोच समझकर करोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अब की बार तो कम से कम मुस्कुराहट जो शादीशुदा व्यक्ति हैं उनके चेहरों पे भी आ गई होगी। भाई अगर जल्दबाजी भी करोगे शादी में तो भी वही होना है जो एक शादीशुदा आदमी का काम होता है। वही उसके साथ अत्याचार किया जाएगा जो एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ होता है, और लेट करके करोगे तो भी वही अत्याचार आपके साथ होना है। जस्ट ए जोक अपार्ट। अपने कंटेंट के ऊपर फिर से लौट के आते हैं। ये सिर्फ एक जोक था ताकि आप हंसी खुशी के साथ अपने कंटेंट की क्या कर सकें, शुरुआत कर सकें। कंटेंट के बीचों बीच आपको और शायरियाँ सुनाई जाएंगी या कहानियाँ, या फिर कह सकते हो चुटकुले भी सुनाए जाएंगे। तो ध्यान से सुनना है कंटेंट के ऊपर। लास्ट जो प्रॉपर्टी की थी हमने बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, इनके रिएक्शन किसी भी एसिड्स के साथ की थी। और लास्ट सेक्शन जो था डेट इज रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, उसी प्रॉपर्टी को फिर से एक आगे बढ़ा देते हैं। आपकी जो एसिड्स होती हैं क्या होती है भाई? 7वां या 8वां जो भी पॉइंट है, एक्वस सॉल्यूशन किसका? एसिड्स का। वो क्या कंडक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब इस चीज को प्रूव कैसे किया जाए वो ध्यान से सुनना है। देखिए भाई कैसे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन क्या कंडक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयंस, in their aqueous solution. So these free ions are responsible for conductance in solution। भाई क्या कहा मैंने? इसको देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा? अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, किसके अनुसार? अर्हेनियस के अनुसार, तो जैसे ही आप किसी चीज को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने की वजह से क्या होगा? वो चीज टूट जाएगी, डिसोशिएट होगी। किसमें? आयंस के अंदर। और आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों ही जिम्मेवार होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। तो इस चीज को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहूं HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मीन्स पानी के साथ रिएक्ट हुई होगी, किसमें टूट गया? H पॉजिटिव एक्वस और Cl माइनस एक्वस के अंदर। तो कह सकता हूं ये जो फ्री आयंस हैं, ये जो क्या है? फ्री आयंस, ये क्या कंडक्ट करेंगी? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्पीसीज किसमें टूट जाती है? उसके आयंस की फॉर्म में टूट जाती है। इसीलिए वो आसानी से क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकती है। मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करूँ, इसके सॉल्यूशन में कितनी आयन मौजूद रही होंगी? 2 H+ आयन मौजूद रही होंगी, 1 सल्फेट आयन मौजूद रही होगी। तो ये भी क्या है? फ्री आयंस। तो दीज फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। भाई एसिड इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए कंडक्ट कर पाई क्योंकि उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयन मौजूद हैं, इसीलिए कोई भी एसिड उसके एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज यहां तक आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार दिमाग के अंदर क्या चला जाता है, दिमाग के अंदर एक डाउट चला जाता है कि जिस स्पीसीज के पास हाइड्रोजन मौजूद है, क्योंकि बार बार मैं क्या दिखा रहा हूँ, जिसके पास H+ आयन है, जिसके पास आपका प्रोटॉन मौजूद है, वही किसका काम कर सकता है, एसिड का काम कर सकता है। और कंसेप्ट पढ़ते वक्त भी यही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। तो कई बार दिमाग में आता है कि जिसके पास H रहा होगा, H कंपोनेंट मौजूद रहा होगा, हाइड्रोजन मौजूद रहा होगा, वो किसकी तरह काम कर सकता है, एसिड की। ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो किसकी तरह काम करता हुआ नजर आए, एसिड की तरह। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे ऑल द कंपाउंड्स containing hydrogen, all the compounds containing hydrogen is not acidic in nature, is not acidic in nature। आया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़रूरी नहीं जिन सभी कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन मौजूद हो वही किसकी तरह काम करता हुआ नजर आए, एक एसिड की तरह। ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक इन नेचर। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल अल्कोहल, क्या है भाई, अल्कोहल की बात कर लेते हैं और उसमें भी स्पेसिफाई कर देते हैं कौन, इथेनॉल। इथेनॉल का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा लास्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 4, C2H5OH, या फिर कह सकते हो CH3CH2OH। अब देखो इसके पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। तो कई बार लगता है जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो सभी क्या रिलीज कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जिसके पास हाइड्रोजन है आप उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करो वो क्या रिलीज कर दे, H+। ये कतई ही ज़रूरी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ग्लूकोस। ग्लूकोस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। आप चाहे इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये अपने सॉल्यूशन में क्या रिलीज करवा दे, H+ आयन रिलीज करवा दे और आप कहें कि ग्लूकोज क्या रहा होगा, एसिडिक। ऐसा बिल्कुल भी क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि जिन कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन मौजूद हो वो सभी के सभी नेचर में कैसे हों भाई, एसिडिक इन नेचर हों। जैसे पता कैसे करेंगे कि वो एसिडिक है या नहीं, इनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लो। अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन ने किसी भी प्रकार की कंडक्टेंस कंडक्ट की तो मैं कह सकता हूँ कंडक्टेंस किसकी वजह से आई होगी, आयंस की वजह से। क्या तो नेगेटिव आयन बनी होगी, पॉजिटिव आयन। फ्री आयन होने की वजह से सॉल्यूशन में क्या आ सकती है, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस के थ्रू मैं कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन में क्या रिलीज हुई होंगे, आयंस रिलीज हुई होंगी, चाहे वो कैटाइन रिलीज हो या फिर क्या हो, एनाइन रिलीज हो। तब जाके उस चीज़ को क्या प्रूव कर सकते हो, एसिडिक बिहेवियर को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो हमने पाया कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल इनका भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज in their aqueous solution they do not released H+ ion and other ions and hence solution do not show electrical conductance, जब आप इनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करोगे तो ये अपने सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की आयंस को रिलीज नहीं करती। अब सॉल्यूशन में जब आयन रिलीज ही नहीं हुई तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो इनडायरेक्टली क्या कह सकता हूँ,
अगर सॉल्यूशन में आयन रिलीज होती, अगर H फॉर्म की फॉर्म में आयन रिलीज होती, इनके द्वारा अगर H+ दिया जाता तो एक कैटाइन बनती और एक क्या बनती, एनाइन, जिसकी वजह से आयन फ्री हो जाती, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करना शुरू कर देती। जब ये सॉल्यूशन के अंदर ये कंपोनेंट डिसोशिएट हुए ही नहीं, इन्होंने अपना H+ आयन रिलीज किया ही नहीं। अगर कोई स्पीसीज एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करती है तब जाके उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक। जब H+ रिलीज की ही नहीं, H+ नहीं रिलीज करने की वजह से आइंस बनी ही नहीं। जब आइंस बनी ही नहीं तो इनडायरेक्टली कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी नहीं हुई होगी। तो इसके आधार पे भी आप कह सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड हों वो सारे के सारे कैसे हों, एसिडिक इन नेचर हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब हायर सेक्शन में पहुँच जाओगे तो आप पढ़ोगे जो अल्कोहल होता है वो लिटमस टेस्ट भी नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशन में इतनी H+ आयन नहीं जनरेट हो पाती कि रिएक्शन को कौन सी दिशा के अंदर लेके जा सके, फॉरवर्ड दिशा के अंदर। इसीलिए अल्कोहल जो है वो आपका लिटमस टेस्ट भी नहीं दिखा सकता। इट इज़ ए मच वीकर एसिड। इसके सॉल्यूशन में इतनी H+ आयन नहीं है कि वो क्या दिखा सके, लिटमस पेपर के कलर को चेंज को क्या कर सके, शो कर सके। तो ये कंटेंट जो है वो आपके लिए 10th क्लास तक, उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन, जर्नल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेट करते हुए नजर आएंगे। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आपने देखा होगा जो रेन वाटर होता है, बारिश जो होती है जिसे आप एसिड रेन कह सकते हो या रेन वाटर कह सकते हो, तो आपने देखा होगा रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसका एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन वहीं डिस्टिल्ड वाटर की बात की जाए तो एक्वस सॉल्यूशन उसका इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर सकता, कंडक्ट। फिर से वही चीज़ है, आपको एक चीज़ सिखा दी, अगर किसी के कंपोनेंट फॉर्म के अंदर क्या हो सकती है, आइंस रिलीज हो सकती हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ही वो चीज़ क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखा सकती है। तो कह सकता हूँ आपका जब डिस्टिल्ड वाटर रहा होगा, प्योर वाटर रहा होगा, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं है। इसका मतलब किसी भी प्रकार की आइंस क्या नहीं बन रही, उसके सॉल्यूशन के अंदर नहीं बन रही। और जब तक सॉल्यूशन में आइंस जनरेट नहीं होंगी वो कंपोनेंट क्या नहीं दिखा सकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं दिखा सकता। तो क्या कह सकता हूँ, आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है, आए हुए क्वेश्चन है भाई, डिस्टिल्ड वाटर do not conduct electricity, whereas rainwater conducts electricity। रीजन क्या लिखोगे पेपर में, distilled water do not contain dissociated ions। टूटी हुई आइंस उसके सॉल्यूशन में नहीं होती क्योंकि आइंस बनती ही नहीं है उसके सॉल्यूशन में। डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेन डिसोशिएटेड आइंस इन देयर solution and hence do not conduct electricity। जब तक सॉल्यूशन में आयन मौजूद नहीं होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन में आयंस मौजूद नहीं होती, उसके सॉल्यूशन में एक भी आयन फ्री नहीं होती, आपकी आयंस डिसोशिएट ही नहीं हो पाती। जब सॉल्यूशन में आयन है ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितनी रही होगी, शून्य रही होगी, जीरो रही होगी। लेकिन रेन वाटर में ऐसा क्या हो गया कि इसमें क्या आ गई, आयंस। वेयरएज रेन वाटर कंटेन्स dissociated ions in their aqueous solution that is given below, whereas rainwater contains dissociated ions in their aqueous solution that is given below। गिवन बिलो का मतलब आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद होती हैं, क्या मौजूद होती हैं, गैसेस।
इन एटमॉस्फेयर, कह सकता हूँ। अब बारिश हुई होगी तो अपने साथ गैसेस को भी मिक्स करके लेके आई होगी। कौन कौन सी गैस होती है आपको पता है? SO2 गैस होती, NO2 गैस होती है, सही भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, SO3 गैस होती है, कह सकता हूँ। अब ये गैसेस जब आई होंगी किसके ऊपर? अर्थ क्रस्ट के ऊपर, धरती के ऊपर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अकेली गैस आएगी। जब बारिश होगी तो पानी भी साथ आएगा और उसके साथ क्या आएंगी? कुछ गैसेस। अब ये भी नहीं है ज़रूरी कि पानी इन गैसेस के साथ क्या ना करे, रिएक्शन ना करे। हो सकता है रास्ते में इनकी मुलाकात हुई होगी और मुलाकात होने के दौरान इन दोनों का प्यार हो गया होगा, मतलब इसको इसके प्रति लगाव हो गया, वाटर को इसके प्रति लगाव हो गया और इसके प्रति लगाव हो गया। लगाव होने की वजह से किसका निर्माण हो गया? एक कंपाउंड का, मतलब एक परिवार का निर्माण हो गया, कह सकता हूँ। जैसे अगर वाटर की बात की जाए, वाटर रहा होगा किस में? रेन में। अब वो जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाए? गैसेस के साथ, एटमॉस्फेरिक गैसेस, कह सकता हूं। और क्या बना ले? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। पीछे पढ़ाई थी भाई एसिड्स। और आपको पता है एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन में क्या कर जाता है? डिसोशिएट हो जाता है, कह सकता हूं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज कर सकता है? फ्री आइंस रिलीज कर सकता है। और फ्री आइंस क्या कर सकती है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर या उसके एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की आइंस नहीं बन पा रही थी। इसमें गैसेज ने वाटर के साथ रिएक्ट कर ली और एक कंपाउंड बना लिया। उस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार है। वो कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट कर जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर क्या जनरेट करवा देगा? फ्री आइंस। और यही फ्री आइंस होती हैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए भाई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। जैसे ज़रूरी नहीं ये वाटर है SO3 के साथ रिएक्ट कर जाए, हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड बना ले, उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार। अब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन पीछे पढ़ाया था कि एक्वस सॉल्यूशन में आते ही कोई भी चीज़ डिसोशिएट होना पसंद करती है, कह सकता हूँ। यहाँ भी क्या मौजूद हो गई? फ्री आइंस। और यही फ्री आइंस क्या कंडक्ट करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डिस्टिल्ड वाटर के पास आइंस उसके सॉल्यूशन में ना होने की वजह से नहीं कर पाता। NO2 गैस है तीसरा एग्जाम्पल। H2 के साथ रेन से आया होगा पानी, HNO3 बन जाए। नाइट्रिक एसिड पीछे पढ़ाई थी भाई एसिड्स में, कंप्लीट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखी है वीडियोस के अंदर, आसानी से देख सकते हो भाई। नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन किस में टूट जाए? H+ एक्वस में और NO3 एक्वस के अंदर। मतलब इसने भी अपने सॉल्यूशन में क्या रिलीज करवाई? आइंस। और जो आइंस होती हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। ये रही भाई फ्री आइंस। और फ्री आइंस क्या कर सकती हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह सकता हूँ। इसीलिए रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। यही वो कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है भाई। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या? कि पानी इतना इम्पोर्टेंट है किसके अंदर? इन सभी के अंदर, एसिड की डिसोसिएशन के अंदर। तो कई बार पूछ लेता है रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड। पानी का क्या योगदान है एसिड की डिसोसिएशन के अंदर? अब उस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? तो टॉपिक का नाम है रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड, कि पानी का क्या योगदान है एक एसिड को डिसोशिएट करने के अंदर। तो भाई आपको पता है किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करोगे, एक्वस मतलब पानी के अंदर ही तैयार करोगे, तो जब भी पानी के अंदर सॉल्यूशन तैयार करोगे एसिड क्या कर जाएगी? डिसोशिएट कर जाएगी और सॉल्यूशन को क्या प्रोड्यूस करवा देगी? H+ आइन। अब मुझे पता करना है कि सॉल्यूशन के अंदर H+ आइन किसकी वजह से जनरेट हुई? एक्वस सॉल्यूशन की वजह से, पानी की वजह से।
अब वो सॉल्यूशन में आयन बनी है या नहीं बनी, अगर मैं ये टेस्ट से साबित कर दूं, अगर मैं लिटमस टेस्ट से साबित कर दूं कि सॉल्यूशन में H+ आयन बनी है, तो मेरा ये कंसेप्ट इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रूव। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में H+ किसकी वजह से आई होंगी, डिसोसिएशन की वजह से। डिसोसिएशन किसकी वजह से हुई होगी, जब एसिड के डिसोल्व किया गया होगा किसके अंदर, पानी के अंदर। तो मतलब कह सकता हूं रोल ऑफ क्या रहा होगा, इनडायरेक्टली वाटर रहा होगा। तो क्या कह सकता हूं, व्हेन an acid is added to water, it will release H positive ion in their solution। अगर आपने किसी एसिड को पानी के अंदर डाल दिया, पानी का रोल ही तो प्रूव करना है, तो जैसे ही पानी के अंदर किसी एसिड को डालोगे वो क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। अब मैं इसका लिटमस टेस्ट या अलग अलग प्रकार के जो एसिड के टेस्ट है, अगर वो प्रूव कर दूं, अगर उसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो कलर चेंजेस दिखाएगा। कलर चेंज किसकी वजह से, H+ आयन की वजह से। सॉल्यूशन में H+ आयन किससे आई, पानी से। मतलब पानी के अंदर जब तुमने एसिड डाली होगी तो पानी ने उस चीज को क्या किया होगा, डिसोशिएट। तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड। ध्यान से देखो भाई, मान लेता हूं आपकी एक HCl गैस है, ध्यान से सुनते रहे। अगर आपने पानी के अंदर इस हाइड्रोजन क्लोराइड को, गैस को नहीं डाला, तो सॉल्यूशन में क्या रिलीज नहीं होंगी, H+ आयन और Cl- आयन। मान लेता हूं ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने किसको भर रखा है, HCl गैस को। अब आपको पता है जब HCl का एक्वस सॉल्यूशन तैयार नहीं किया गया होगा, ऊपर लिटमस पेपर लेके खड़ा हो जाता हूं। लिटमस पेपर, संख्याएं 0 से 14 होती हैं, डिटेल में करेंगे। यहां से कौन सी गैस रिलीज हुई होगी, H+ गैस और Cl- गैस। अगर सॉल्यूशन एक्वस नहीं है तो मैं लिटमस पेपर लेके खड़ा हूं, ड्राई लिटमस पेपर। कैसा, ड्राई। तो आपकी H+ आयन किसके साथ टकराएंगे, और H+ आयन गैसियस फेज में किसके साथ टकराई, लिटमस पेपर के साथ। नो कलर चेंज कह सकता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या नहीं डाला आपने, एक्वस। पानी का किसी प्रकार का रोल नहीं दिखा। जब तक सॉल्यूशन में तुम पानी डालोगे नहीं, आयंस रिलीज ये बनेंगी, H+ आयन, वो भी गैसियस फेज के अंदर। और आपको पता है कि जो गैसियस फेज के H+ आयन होते हैं उनके पास क्षमता नहीं होती क्या करने की, लिटमस पेपर के कलर को चेंज करने की। दूसरा, मान लेता हूं यही ट्यूब है, सही, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि पानी का इंपोर्टेंस कैसे बढ़ जाता है। HCl गैस है यहां से निकलने वाली, लेकिन अब की बार मैं मान लेता हूं लिटमस पेपर कैसा है, मॉइस्ट लिटमस पेपर। मतलब इस लिटमस पेपर को मैंने डिप कर लिया किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब इसके चारों तरफ गीला हो गया, कह सकता हूं एक्वस, वाटर ड्रॉपलेट्स इसके चारों तरफ लग गई। इसके बाद फिर से वही ड्राई HCl है, इसके सॉल्यूशन से फिर से क्या निकली होंगी, H+ आयन, और वो भी गैसियस फेज में। अब जब H+ आयन गैसियस फेज में किसके साथ टकराई होंगी, एक्वस के साथ। एक्वस मतलब मॉइस्ट लिटमस के साथ। तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। मतलब ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड। जब वो गैस ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में थी तो किसी प्रकार का कलर चेंज नहीं था। अब लिटमस के पेपर को मैंने पहले से पानी में डिसोल्व कर लिया और उसको बाहर निकाल लिया। अब सॉल्यूशन में फिर से H+ आयन आपकी गैसियस फॉर्म में निकली होंगी, किससे टकराई, मॉइस्ट सिल्वर के साथ। मतलब जब तुमने किसी गैस को एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्टेक्ट के अंदर ले आए तो अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका, H+ एक्वस के अंदर। जब तुमने किसी गैसियस फेज को एक्वस सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट करवाया, जो मॉइस्ट लिटमस था, अब वो सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट हो चुका, H+ आयन इन दर एक्वस सॉल्यूशन। अब उसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, H+ आयन, वो भी एक्वस फॉर्म के अंदर, वो भी डिसोशिएटेड फॉर्म के अंदर। किसकी वजह से, पानी की वजह से। तो पेपर जो है लिटमस पेपर, वो कलर को क्या दिखा सकता है, चेंज दिखा सकता है। और आपको पता है H+ एक्वस मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन इज एसिडिक,
और एसिडिक होने की वजह से लिटमस पेपर क्या करेगा, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अगर सॉल्यूशन एसिडिक हो गया तो अब जब आप लिटमस पेपर को चेक करोगे तो वो ब्लू लिटमस से किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, रेड लिटमस के अंदर। दैट इज द इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ वाटर इन अ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीज क्या हो चुकी होगी, क्लिक हो चुकी होगी कि वाटर का रोल डिसोसिएशन ऑफ एसिड में किस हद तक किसी चीज को प्रभावित कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप उस चीज को क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको यहां तक क्लिक कर रही होगी। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है एसिड्स के अंदर निकल के आती है वो है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड हाउ टू डाइल्यूट ए कंसंट्रेटेड एसिड। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करें कैसे। दो बीकर ले लेते हैं समझाने के लिए कंसेप्ट को, एक्सपेरिमेंट करवा देता हूं। पहला जो बीकर है वो पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ ब्रदर, पानी से। दूसरा जो बीकर है वो आपका भरा हुआ है किससे, एसिड से। कुछ भी लगा लो एसिड जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटीज रखता हूं। मुझे क्या करना है, डाइल्यूट करना है किसको, कंसंट्रेटेड एसिड को। एक बार मीनिंग समझो, कंसंट्रेटेड का और डाइल्यूट का चैप्टर फर्स्ट में करवा भी दिए थे वैसे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। देखो डाइल्यूट का मतलब होता है जैसे लोग क्या करते हैं, दूध में पानी की जो आपका दूध होता है उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। इट इज़ अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मतलब किसी के अंदर अगर पानी की मात्रा बढ़ गई तो उस सॉल्यूशन को आप आसानी से क्या कह सकते हो, डाइल्यूट। अब टेक्निकल भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का जब निर्माण होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सोलवेंट। अगर आपने दूध में पानी की मात्रा बढ़ा दी, मतलब पानी किसका काम कर रहा है सॉल्यूशन में, सोलवेंट का, तो क्या कह सकता हूं, वाटर जो है ज्यादातर रिएक्शंस में किसका काम करता है, सोलवेंट का। तो जिसकी मात्रा अधिक हो उसे केमिस्ट्री में सोलवेंट कहा जाता है। ध्यान से सुनना, डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर। कौन सी फॉर्म के अंदर, डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर। डाइल्यूट फॉर्म क्या कहती है, अगर किसी के अंदर सोलवेंट की जो मात्रा है, सोलवेंट की मात्रा क्या है, ज्यादा, तो उस चीज को आप क्या कह सकते हो, डाइल्यूट फॉर्म कह सकते हो। और किसी दूसरी चीज जो उसके अंदर घुलने वाली उसकी मात्रा क्या हो, कम। तो सोलवेंट डाइल्यूट फॉर्म के अंदर वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा हो, या फिर सोलवेंट को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है जो किसी को अपने अंदर घुलनशील कर ले। सोल्यूट वो होता है जो किसी दूसरे के अंदर घुलनशील हो जाए। मतलब ये तो है घुलाने वाला और ये है किसी चीज के अंदर घुलने वाला, डेट इज सोल्यूट। और जिसने उसके अंदर अपने आप को घुला लिया वो सोल्यूट, जिसने उसको अपने अंदर घुलाया डेट इज कोल्ड सोलवेंट। जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो सोलवेंट, जिसकी मात्रा कम हो वो क्या रहा होगा, सोल्यूट। तो ज़्यादातर केसेस में वाटर जो है वो किसका काम करता है, सोलवेंट का काम करता है। सोलवेंट हमेशा एक होगा, सोलवेंट हमेशा कितना होगा भाई, एक। ध्यान रखना है जीवन में, सोलवेंट हमेशा कितना होगा, 1। और सोल्यूट क्या होगा, मोर देन 1, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो। जैसे सिकंजी बनाई होगी, सिकंजी के अंदर बनाते वक्त क्या करते हो, पानी, पानी एक्ट एज ए सोलवेंट। पानी कितना होगा, कंपोनेंट 1। ऊपर से जितने भी कंपोनेंट आपने डाले, चीनी डाला, नींबू का जूस डेट इज सिट्रिक जूस डाला आपने, नमक डाला, किसी भी प्रकार के अदर कंपोनेंट जो डाले वो किसका काम करेंगे, सोल्यूट का। तो सोलवेंट हमेशा जीवन में एक और सोल्यूट एक से क्या होंगे, ज़्यादा। अब चलते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर। कंसंट्रेटेड जो फॉर्म है वो उल्टा चलती है डाइल्यूट के। कंसंट्रेटेड मतलब सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा, और जिसके अंदर आप घुलाने वाले हो
सोलवेंट, उसकी मात्रा क्या है, कम। क्लियर हुआ। जैसे मैं कहूं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड को दिखाते क्या, ठीक है।